दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़नी कहानी है और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मंकीज़ एंड द रेड बेरीज़। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बेरी एक छोटे फल को कहते हैं, इसे जामुन वगैरह को बेरी कहते हैं, जो छोटा फल होता है। रेड बेरीज़ मतलब कि लाल जामुन। द मंकीज़ एंड द रेड बेरीज़ मतलब कि बंदर और लाल जामुन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived a troop of monkeys in a hilly region। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले। There lived a troop of monkeys in a hilly region। दोस्तों, ट्रूप का मतलब होता है टुकड़ी, या कह सकते हैं एक छोटा सा पलटन, एक दल, उसे ट्रूप कहा जाता है। बहुत समय पहले बंदरों की एक टुकड़ी एक हिली रीजन मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी। When winter fell। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फॉल का मतलब गिरना होता है, उसके अलावा किसी चीज़ के आने को भी फॉल कहते हैं, सेकंड फॉर्म में फेल। When winter fell, जब सर्दियाँ आती, द monkeys began to shiver with cold। दोस्तों, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? When winter fell मतलब जब सर्दियाँ आती, द monkeys began to shiver with cold मतलब कि बंदर ठंड से कांपने लगते। They had no place to protect themselves। और दोस्तों, यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है, ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ था या नहीं था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहते हैं, जहाँ पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। दे हैड नो प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स मतलब उनके पास अपनी रक्षा करने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। बोलो। One of the monkeys suggested that they should go to the nearby village and take the shelter in the house of human beings till the winter lasted। क्या अर्थ हुआ? वन ऑफ द मंकी सजेस्टेड। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड। वन ऑफ द मंकी सजेस्टेड, उनमें से एक बंदर ने सुझाव दिया, दैट की दे शुड गो टू द नियर बाई विलेज। दोस्तों, यहाँ शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दे का मतलब वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे शुड गो टू द नियर बाई विलेज, उन्हें नज़दीकी गाँव चले जाने चाहिए। एंड टेक शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण, टेक मतलब लेना, एंड टेक शेल्टर और शरण लेनी चाहिए। इन द हाउसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों के घरों में। टिल द विंटर लास्टेड, जब तक सर्दियां ख़त्म ना हो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उनमें से एक बंदर ने सुझाव दिया कि उन्हें एक नज़दीकी गांव चले जाना चाहिए और उन्हें शरण लेनी चाहिए लोगों के घरों में, जब तक सर्दियां ख़त्म हों। His suggestions was accepted by all the monkeys। और ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है, जहाँ पर was के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। His suggestion, उसका सुझाव, was accepted, उसके सुझाव को स्वीकार किया गया, by all the monkeys, सभी बंदरों के द्वारा। All of them shifted from the hilly region to an adjoining village।
शिफ्ट मतलब स्थानांतरित होना एक स्थान से दूसरी तरफ। ऑल ऑफ देम मतलब वह सभी स्थानांतरित हो गए। फ्रॉम द हिली रीजन पहाड़ी क्षेत्र से, टू एन एडजॉइनिंग विलेज एक सटे हुए गांव में। एडजॉइनिंग मतलब सटा हुआ। आगे देखिए बट लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, व्हेन द विलेजर्स सॉ अ बिग ट्रूप ऑफ मंकीज ऑल ऑफ ए सडन jumping from branches to branches and on their rooftops, they greeted them by pelting stones and showing sticks। दोस्तों इसके मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा, लंबा सेंटेंस है, ध्यान से सुने आप। बट नेक्स्ट मॉर्निंग लेकिन अगली सुबह, व्हेन द विलेजर्स सॉ अ बिग ट्रूप ऑफ मंकीज, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो मतलब अगली सुबह जब, विलेजर्स मतलब होता है गाँव वाले जिनको ग्रामीण भी कहा जाता है। जब ग्रामीणों ने एक बड़े मतलब कि बंदरों के एक बड़ी टोली को, एक बड़े मतलब टुकड़ी को उन्होंने देखा। ऑल ऑफ ए सडन अचानक, जंपिंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस एक शाखा से दूसरी शाखा पर जंप करते हुए, एंड ऑन देयर रूफ टॉप्स और अपनी छतों पर, दे ग्रीटेड देम। ग्रीट का मतलब अभिवादन करना, स्वागत करना। दे ग्रीटेड देम उन्होंने उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया। बाय पेल्टिंग स्टोन्स पत्थर मारकर, पत्थर फेंककर उनका स्वागत किया। एंड शोइंग स्टिक्स और लाठियाँ दिखाकर। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला कि अगली सुबह जब ग्रामीणों ने बंदरों के एक बड़ी पलटन को अचानक देखा, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हुए और उनकी छतों पर, उन्होंने उनका पत्थर फेंककर और उनको लाठी दिखाकर उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया। दस मतलब इस तरह से, इस प्रकार से, द मंकीज इंस्टीड ऑफ गेटिंग शेल्टर इन द विलेज वर कंपेल्ड टू रिट्रीट टू द हिली रीजन एंड फेस द चिली विंड्स एंड द स्नोफॉल्स वंस अगेन। दोस्तों ये भी लंबा सेंटेंस है, इसे मैं छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करूँगा। 10 इस प्रकार से, द मंकीज, और दोस्तों इंस्टीड ऑफ का मतलब है बजाय। इंस्टीड ऑफ गेटिंग शेल्टर मतलब कि इस तरह से जो बंदर थे, इंस्टीड ऑफ गेटिंग शेल्टर शरण मिलने की बजाय, इन द विलेज गाँव में उन्हें शरण मिलने की बजाय, वर कंपेल्ड उन्हें मजबूर होना पड़ा। कंपेल का मतलब मजबूर करना, मजबूर होना। वर कंपेल्ड उन्हें मजबूर किया गया, टू रिट्रीट वापस लौटने को, टू द हिली रीजन मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में, एंड फेस द चिली विंड्स और ठंडी हवाओं का सामना करने के लिए, एंड द स्नोफॉल्स और बर्फबारी का, वंस अगेन फिर दोबारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इस तरह से जो बंदर थे उन्हें गाँव में शरण देने की बजाय उन्हें मजबूर किया गया वापस पहाड़ी क्षेत्र में लौटने के लिए, और सर्द हवाओं का और बर्फ़बारी का फिर दोबारा से सामना करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट ज़रूर कर लें। COMPEL कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना या विवश करना। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप कहानी को अच्छे समझने के लिए आप चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गांव वाले हैं वो बंदरों का लाठियों से, डंडों से स्वागत कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। देन फिर, अल्टीमेटली वन ऑफ द मंकीज थॉट ऑफ मेकिंग अ फायर टू वार्म अप द सराउंडिंग्स। दोस्तों अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, या कह सकते हैं आखिर में, मतलब आखिरी में। वन ऑफ द मंकीज मतलब उनमें से एक बंदर, थॉट ऑफ मेकिंग अ फायर, थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट मतलब आखिरी में, उनमें से एक बंदर ने मेकिंग अ फायर आग जलाने के बारे में सोचा, टू वार्म अप द सराउंडिंग्स अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के पर्यावरण को गर्म करने के लिए। He had seen the villagers sitting around fire and warming up themselves। दोस्तों यहाँ पर देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, सी मतलब देखना, थर्ड फॉर्म सीन। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला, ही हैड सीन द विलेजर्स, उसने गाँव वालों को, ग्रामीणों को देखा था। सिटिंग अराउंड फायर मतलब आग के पास बैठे हुए, आग के आसपास बैठे हुए। एंड वार्मिंग अप देमसेल्व्स और अपने आप को गर्म करते हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने गांव वालों को आग के पास आसपास बैठे हुए और ख़ुद को गर्म करते हुए देखा था। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर समझाया है। यहाँ पे मैं आपको 2 सेंटेंस दूंगा, आप उन्हें भी ट्रांसलेट करें, कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। वह कल स्कूल नहीं गया था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कल स्कूल नहीं गया था। ये नेगेटिव का वाक्य है। अब आप एक और वाक्य लिख लीजिए, मैंने किताब खरीद ली थी। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने किताब खरीद ली थी। दोस्तों दोनों ही ये पास्ट परफेक्ट के वाक्य हैं, तो आप इन्हें
बनाएं और कमेंट में शेयर करें। आगे देखिए, देयर वर सम रेड बेरी ट्रीज अराउंड, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं बिना किसी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल किए, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। देयर वर सम रेड बेरी ट्रीज अराउंड मतलब वहाँ पर आसपास में कुछ लाल जामुन के पेड़ थे। द मंकीज़ मिस्टूक दैम फॉर बर्निंग कोल्स, और जो बंदर थे उन्होंने उन्हें गलती से जलने वाले कोयले उनको समझ लिया। मिस्टेक की सेकंड हो मिस्टूक। दे प्लग्ड दोज बेरी, प्लग का मतलब तोड़ना, दे प्लग्ड दोज बेरीज, उन्होंने उन बेरीज को जामुनों को तोड़ लिया। एंड प्लेस्ड दैम अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई स्टिक्स, और उन्होंने उसे प्लेस कर दिया, प्लेस मतलब रखना, और उनको रख दिया अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई स्टिक्स मतलब सूखी लकड़ियों की जो एक पाइल था, गट्ठर था, मतलब झुंड था, उसके नीचे उन्होंने उनको रख दिया। दे ट्राइड टू मेक अ फायर, उन्होंने आग जलाने की कोशिश की। मेक फायर मतलब आग जलाना, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे ट्राई टू मेक अ फायर बाय ब्लोइंग इनटू द पाइल मतलब उन्होंने फूंक मारकर उस पाइल में, मतलब उस वो जो झुंड था उन चीज़ों का, उसको जलाने की उन्होंने वहाँ पर उसको जलाने की उन्होंने कोशिश की। बट देयर वॉज नो फायर, लेकिन वहाँ कोई भी आग नहीं थी। द मंकीज़ बिकेम सैड, जो बंदर थे वो उदास हो गए। और दोस्तों बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और सैड मतलब एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है उदास। द मंकीज़ बिकेम सैड, बंदर उदास हो गए। चलिए आगे देखिए, देयर वर्स ऑल्सो अ फ्यू बर्ड्स हु लिव्ड इन द सेम ट्री वेयर द मंकीज़ लिव्ड। देयर वर ऑल्सो फ्यू बर्ड्स, और वहाँ कुछ पक्षी भी थे। हु लिव्ड इन द सेम ट्री, जो उसी पेड़ पर रहते थे। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका प्रयोग किसी भी तरह का रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ हमें करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ कि वहाँ कुछ पक्षी भी थे। हु लिव्ड इन द सेम ट्री, जो उसी पेड़ पर रहते थे। वेयर द मंकीज़ लिव्ड, जहाँ बंदर रहते थे। सीइंग द प्लाइट ऑफ द मंकीज़, और दोस्तों प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउन है, सी मतलब देखना, फोर्थों में सीइंग। सीइंग द प्लाइट ऑफ द मंकीज़, बंदरों की दुर्दशा को देखकर। वन ऑफ द बर्ड्स सैड टू देम, उनमें से एक पक्षी ने उनसे कहा। व्हाट ए फूल यू आर, आप कितने मूर्ख हो। ट्राइंग टू मेक फायर, आग जलाने की कोशिश कर रहे हो। फ्रॉम दोज रेड फ्रूट्स, उन लाल फूलों से, उन लाल फलों से आग जलाने की कोशिश कर रहे हो, आप कितने बड़े मूर्ख हो। हैव द फ्रूट्स एवर मेड फायर, क्या कभी फलों ने आग जलाई है। वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर, आप सब शरण क्यों नहीं लेते। इन द नियर बाई केव, नज़दीकी केव मतलब नज़दीकी गुफा में, और केव मतलब दोस्तों गुफा। तो जो पक्षी था उसने उनकी दुर्दशा को देखकर ये सलाह दी कि, और ये कहा कि क्या आप लोग मूर्ख हो, क्या आपने कभी भी देखा है फलों से आग जलते हुए, या फिर आपने कभी देखा है कि फल हैं जो जलते हैं। और उसने आगे कहा कि आप लोग शरण क्यों नहीं लेते। वाई डोंट ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर इन द नियर बाई केव, आप सब लोग मतलब आप सब नज़दीकी जो केव है गुफा में उसमें शरण क्यों नहीं लेते। वैन द मंकीज़ सॉ द बर्ड्स एडवाइजिंग दैम, जब बंदरों ने देखा, बर्ड्स एडवाइजिंग दैम मतलब कि जो पक्षी हैं वो उनको सलाह दे रहे हैं। दे बिकेम रेड विद रेज, रेज का मतलब होता है आक्रोश गुस्सा। दे बिकेम रेड, वो लाल हो गए। विद रेज मतलब वो क्रोध से लाल हो गए। वन ओल्ड मंकी सैड, एक जो बूढ़ा बंदर था उसने कहा। यू डेयर कॉल अस फूल्स, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बोलने की। वाई डू यू पोक योर नोज इन टू आर अफेयर्स, तुम हमारे मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो। पोक का मतलब होता है टांग अड़ाना, तो उसने क्या कहा, वाई डू यू पोक योर नोज इन टू आर अफेयर्स, आप हमारे मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो। बट द लिटिल बर्ड केप्ट ऑन चिरपिंग, लेकिन जो छोटा पक्षी था केप्ट ऑन चिरपिंग, वो चहचहाता रहा। एंड एडवाइजिंग द मंकीज़, और बंदरों को सलाह देता रहा। देन फिर वन ह्यूज मंकी, एक बड़ा बंदर, एक विशाल बंदर, कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ दैट नॉइजी बर्ड, उसने उस नॉइजी मतलब वो शोर मचाने वाले बर्ड की जो गर्दन थी, नेक थी, वो उसने उसको पकड़ लिया। एंड डैश्ड इट, और उसको पटक दिया अगेंस्ट द ट्री ट्रंक, मतलब कि उसने उसको जो पेड़ का तना था उसने उससे उसको मारा। द बर्ड डाइड ऑन द स्पॉट, जो पक्षी था वो उसी स्थान पर मर गया।
चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लीजिए। इट्स नो यूज़ एडवाइजिंग इडियट्स, इंस्टीड इट माइट क्रिएट मोर ट्रबल्स। क्या अर्थ हुआ इट्स नो यूज़ एडवाइजिंग इडियट्स, मतलब कि मूर्खों को सलाह देने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसकी बजाय इट माइट क्रिएट मोर ट्रबल्स, बल्कि ये और भी अधिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है या मॉरल यही है कि कई बार जो मूर्खों को सलाह देना है वो भी उचित नहीं होता है, और बस कई बार जो सलाह देना ही जो है और भी अधिक परेशानियों को पैदा करता है। तो ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।